हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 या फिर इसी को हम कहते हैं विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। क्या है ये, इसको हम अच्छे से और डिटेल में समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखने, ध्यान से समझने, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, हमने बात की रिवोल्ट ऑफ 1857। जैसे ही इसको सप्रेस किया गया इन 1858, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इस चीज को लेकर डिस्कशन होना शुरू हो जाता है कि आखिर इंडिया में जो ये रिवोल्ट होता है क्यों हुआ, क्या रीजंस रहे ऐसे जिसकी वजह से हमें ये रिवोल्ट देखने को मिला। अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि आखिर ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इसके बारे में डिस्कशन क्यों हो रहे हैं। देखो, क्योंकि इससे पहले इसी तरीके का जो रिवोल्ट हमें देखने को मिला वो देखने को मिला अमेरिका में, क्योंकि ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था अमेरिका पे, वहाँ पे रिवोल्ट हुआ और रिवोल्ट के बाद में अमेरिका पूरी तरीके से ब्रिटेन के कंट्रोल से बाहर हो गया। अब वैसे ही अगर यदि हमारे पास इंडिया में भी कुछ इस तरीके का रिवोल्ट हुआ, तो आज रिवोल्ट हुआ है, आज तो चलो हमने सप्रेस कर दिया, लेकिन कल को ये रिवोल्ट दोबारा हो सकता है। और ये नहीं चाहते कि इंडिया के ऊपर से इनका कंट्रोल खत्म हो। क्यों? क्योंकि इंडिया में से इनको बहुत सारा पैसा आ रहा है, वहाँ से इनको ट्रेड मिल रहा है, यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है वो सारे का सारा डंप किया जा रहा है इंडिया में। तो इनके लिए इंडिया की टेरिटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया पर से इनका कंट्रोल खत्म हो जाए। तो ये बैठ के डिस्कशन शुरू हुआ वहाँ पे कि आखिर ये रिवोल्ट हुआ तो रिवोल्ट हुआ क्यों। और इसका रीज़न ये नहीं है, इसका रीज़न है क्योंकि ये चाहते हैं डायरेक्ट कंट्रोल अपना बनाए। ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ब्रिटेन का जो क्राउन है उसका कंट्रोल इंडिया के ऊपर डायरेक्ट आ जाए, तो उसके लिए किसी को तो बदनाम करना है। तो मेन रीज़न ये नहीं ढूंढ रहे कि क्यों वहाँ पे रिवोल्ट हो रहा है, मेन रीज़न ढूंढ रहे हैं कि किसको बदनाम किया जाए, जिसकी वजह से अपना डायरेक्ट कंट्रोल लोगों के सामने अपने आप को भोलापन दिखाने की कोशिश है। जो कि ये एक एक्ट लाया गया, ये सिर्फ ये दिखाएगा कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो सोचेगी आपके बारे में, या ब्रिटिश क्राउन जो आपके बारे में सोचेगा, वो बहुत अच्छा सोचेगा आपके बारे में, और यहाँ पर जिसने आपके साथ किया है वो बेकार लोग थे। ठीक है, क्या है अभी देखते हैं उसको। तो इन्होंने ये सारा कंक्लूजन निकालने की कोशिश की कि आखिर ऐसी क्या गलतियां रही जिसकी वजह से हमें रिवोल्ट देखने को मिला, और वो सारी गलतियां किसके ऊपर थोपी गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। क्वेश्चन आता है ईस्ट इंडिया कंपनी पे कैसे। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ही है जो कि अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि जो काम करने आया है वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी करने आई थी, किसके बिहाफ पे, ब्रिटेन के लोगों के बिहाफ पे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के बिहाफ पे जो काम कर रहे हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है इंडिया में। समझ रहे हो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, यहां पे टेरिटरी को एनेक्स कर रही है। एनेक्सेशन कौन कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। ट्रीटीज कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। मिलिट्री को खड़ा कर रही है, कौन कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। इंडिया के लोगों को जो आर्मी में है उनको फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा है, कौन ले जा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ले जा रही है। तो ये जितने भी सारे काम किए जा रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें सोसाइटी में चेंज करने की बात हो रही है, तो वो कौन कर रहा है, सोसाइटी में चेंज ईस्ट इंडिया कंपनी लाने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आ रहे हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आया, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आया। तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, सोसाइटी में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया के रिलीजन के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कौन कर रहे हैं, ये कर रही है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट तो दूर बैठी है, उसका तो कोई लेना देना नहीं है इससे। ये लोग अब इस तरीके से बातें बनाना शुरू कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी आपके साथ में जितना भी मिस भी है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं मिस भी है, जो इंडिया में हुआ है लोगों के साथ में, वो सारे का सारा किसने किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वो जो सप्रेशन हुआ है 1857 रिवोल्ट जो आप लोगों ने किया, आप लोगों ने अच्छा किया है, सोच समझ के किया आप लोगों ने, लेकिन जो आपका सप्रेशन किया है वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया है।
ठीक है, तो अब ब्रिटेन की पार्लियामेंट बैठ के सोच रही है कि बदनाम किसको करे, ईस्ट इंडिया कंपनी को कर देते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी को बदनाम करेंगे और कहेंगे कि हम डायरेक्ट कंट्रोल लेके आ रहे हैं, अब से इसको ही खत्म कर देते हैं। ये ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो आज से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे हमारे पास में इसी बिहाफ पे इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमारे पास में 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखने को मिलता है। इसको बोला गया विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। इसी को हम इंडिया का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा एक्चुअल में ब्रिटेन का ही 1215 में ब्रिटेन का एक किंग हुआ, किंग जॉन, जो कि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया, एक डॉक्यूमेंट को रिलीज किया, और उसमें बोला गया कि जो भी लॉ होगा वो रूलर के लिए भी, राजा के लिए भी और प्रजा के लिए भी, जो लोग हैं सबके लिए एक कानून होगा और वो उस कानून के दायरे में काम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको एक मैग्ना कार्टा बोला जाता है। यहाँ से हमारे पास में ये जो विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन है, इसको भी एक तरीके से बोला गया कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ठीक है। पॉइंट समझ आ गया? इसको नवंबर 1858 में इसको लाया गया इंडिया में, और इलाहाबाद में इसको डिस्कशन किया गया, या हम ये कहें कि इलाहाबाद के एक पार्क में वहाँ पे सबके सामने इसको डिक्लेयर किया गया, लोगों को सुनाया गया, लोगों को बताया गया। और इसके कुछ पॉइंट्स थे। क्या क्या पॉइंट्स थे? सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट कि हमें अपनी इमेज को बड़ा बनाना है, हमें एक चीज़ को बदनाम करना है, और वो बदनाम कौन होगी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन्होंने कहा आगे से जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है हम इसको ख़त्म करते हैं, आगे से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में काम नहीं करेगी, आपके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होगा, जो भी काम होगा, जो भी चीज़ें होगी, आपका जो भी कंट्रोल है वो सारे का सारा कंट्रोल आ जाएगा अब किसके हाथ में? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। तो सेकंड पॉइंट बोला गया आपका सारा कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे बहुत ऐसे कन्फ्यूज़न है, जो लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इंडियंस जो यहाँ पे सामने खड़े हैं, जो इस डिक्लेरेशन को सुन रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। यहाँ पे बहुत तरीके का सिस्टम था, जैसे यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसका क्या होगा फिर? बहुत बढ़िया। दूसरा, इस ईस्ट इंडिया कंपनी में एक ड्यूअल गवर्नमेंट हुआ करती थी, ड्यूअल गवर्नमेंट, उसका क्या होगा? चलो ये तो कंपनी से रिलेटेड बातें हो गई। इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारी जगह पे ट्रीटीज की हुई थी, उनका क्या होगा फिर? वो क्या करेंगे? जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो इंडिपेंडेंट बैठे हैं, उनका क्या होगा? जो प्रिंसली स्टेट है उनका क्या होगा? तो इस तरीके के क्वेश्चन अब घूमने शुरू हो गए कि चलो ईस्ट इंडिया कंपनी आगे से तो काम नहीं करेगी, लेकिन फिर ये कहाँ आएंगे? तो अब एक एक पॉइंट जो यहाँ पे डिस्कशन किया गया, वही सारे पॉइंट यहाँ पर डिस्कशन होंगे इस एक्ट में। ये याद करने का एक तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहले बोला गया थर्ड पॉइंट कि आज से आपके यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था, अब ये नहीं रहेगा। बोले जब ये नहीं रहेगा तो फिर कौन आएगा भाई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि कंपनी पे जो सबसे बड़ा होता था, कंपनी का सबसे बड़ा पावरफुल, जो सारी इंफॉर्मेशन इसके पास आती थी इंडिया की, और ये सारी इंफॉर्मेशन ब्रिटेन में भेजता था। अब यही नहीं रहेगा तो फिर कौन आएगा? तो बोले बंदा तो वही है, लेकिन इसको, अब इस पोस्ट को हम चेंज कर रहे हैं और इसका नाम बदल रहे हैं, और उसको बोल रहे हैं वाइस रॉय। ये वाइस रॉय आपको नाम सुनने में लगेगा क्या? देखो यहाँ पे हमारे पास में कौन है? जो ऊपर बैठा हुआ है ये क्राउन है, प्रिंस है, और इसके नीचे इसका एक बंदा होगा, रॉयल पर्सन होगा, रॉयल पर्सन। उस रॉयल पर्सन को यहाँ पे बिठाया जाएगा, जो उसका खास होगा। किसका? क्राउन का। जो भी खास होगा
उसको यहाँ पे बिठाया जाएगा, दैट इज वाइस रॉय, उसका हाफ पार्ट एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो ये यहाँ पे बैठेगा वाइस रॉय। अब बोले कि इसका क्या नई अपॉइंटमेंट होगी? नहीं, ये जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है इसी को ही बदली करके इसी को ही नाम बोला जाएगा वाइस रॉय, दैट इज लॉर्ड कैनिंग, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, इसी को ही वाइस रॉय अपॉइंट कर दिया। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम। अब सेकंड क्वेश्चन आया हमारे पास में, दैट इज ड्यूअल गवर्नमेंट हुआ करती थी। भाई कंपनी को गवर्न करने के लिए दो बॉडीज थी जो काम कर रही थी। कौन कौन सी? एक जो वहां पर कॉमर्शियल फंक्शंस को देखती थी कि जितना भी कॉमर्शियल फंक्शन है वो किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से उसको मेंटेन करना है, किस तरीके से उसको संभाल के चलना है। तो उसके लिए हमारे पास में एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सीओडी, और एक था जो पॉलिटिकल सिस्टम को देखता था बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब बोले ये दोनों के दोनों खत्म, आगे से ना तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगा ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, कुछ नहीं होगा। इनकी जगह पे हम जो इंडिया का पूरा सिस्टम है उस सिस्टम को संभालने के लिए हम यहां पे अपॉइंट कर रहे हैं सेक्रेटरी को, जो इंडिया का सेक्रेटरी होगा। एक तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन होगी इंडिया की वो सारी की सारी इनके पास आएगी। अब लोगों के बीच में अब कंफ्यूजन हो गया। क्या कंफ्यूजन? ये वाइसरॉय बैठा हुआ है, अब एक सेक्रेटरी भी आ गया, ये क्या क्या सिस्टम क्या है? देखो अब इस चीज को समझिएगा और ध्यान से सुनना। अब हमारे पास में जो ड्यूअल गवर्नमेंट है इसको तो खत्म कर दिया, और इस ड्यूअल गवर्नमेंट को खत्म करके इसकी जगह पे बना दिया इंडियन सेक्रेटरी। ठीक है, अब ये है इंडिया, ठीक है, ये है ब्रिटेन। अब ध्यान से सुनना क्योंकि ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आगे जो भी लॉ आएंगे वो इन दोनों से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो इंडिया के अंदर बैठेगा वाइसरॉय। ठीक है, ब्रिटेन के अंदर एक ऑफिस बनेगा और उस ऑफिस में बैठेगा सेक्रेटरी। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। यहां से ये अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन भेजेगा इसके पास, सेक्रेटरी के पास। वाइसरॉय जो भी इंडिया के जो भी अफेयर्स हैं उन सारे के सारे अफेयर्स की इंफॉर्मेशन भेजेगा सेक्रेटरी के पास, और ये सेक्रेटरी होगा जो आगे पार्लियामेंट के पास में बाकी सारा डिस्कशन करेगा। ठीक है, अब ये अकेला बंदा तो नहीं हो सकता, अकेला बंदा तो सेक्रेटरी नहीं हो सकता जो इस पूरे के पूरे सिस्टम को चला सकते हैं। इसका कुछ न कुछ तो इसके मेंबर्स होने चाहिए जो इसको साथ देंगे, इसके काम में पार्टिसिपेशन करेंगे। तो इसके लिए बोला गया इसके एक मेंबर होंगे, मतलब कमेटी होगी जिसमें 15 मेंबर्स काउंसिल 15 मेंबर्स की काउंसिल बनाई जाएगी जो कि इसको सपोर्ट करेंगे, इसकी हेल्प करेंगे, जो भी काम होंगे उसमें इसका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर। उसमें 8 होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे, 7 होंगे वो ये खुद सेक्रेटरी अपनी तरफ से उनको अपॉइंट करेगा। तो इस तरीके से उन्होंने 15 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई जो कि इस इंडियन सेक्रेटरी के नीचे काम करेंगे। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। इंडिया में बैठा है वाइसरॉय, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सेक्रेटरी को देगा, सेक्रेटरी आगे जाके इसको पार्लियामेंट के साथ में डिस्कशन करेंगे कि ये काम होना चाहिए, ये हो रहा है, इस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है। पॉइंट क्लियर। उसके बाद अब क्योंकि सारे के सारी प्रॉब्लम किसकी है, आगे चल के दोबारा से रिवोल्ट हो सकता है। आज रिवोल्ट को हमने सप्रेस कर दिया, चलो ठीक है, ये हमारी तरफ से ये समझ लो कि शुक्र है कि हम बच गए इस बारी, क्योंकि पूरे इंडिया के लोग इकट्ठे नहीं हुए। और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो भी रिवोल्ट हुआ, मेजर रिवोल्ट हमें नॉर्थ इंडिया में ही देखने को मिला और कुछ छोटे छोटे रीजन्स में देखने को मिला। लेकिन अगर यदि ऐसा ही रिवोल्ट कल दोबारा से हो जाता है, लोगों में एक तरीके से रेनिसो आ जाता है इस चीज़ को लेके कि जो हमारे पहले वाले लोग करके गए थे वो रिवोल्ट एकदम सही था, तो कल को ये रिवोल्ट दोबारा हो सकता है। और उस टाइम पर
हमारे लिए बच के भागना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी लोग मिलकर अगर वो रिवोल्ट करेंगे तो सप्रेस करना बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए सारे का सारा रोल है मिलिट्री के हाथ में। मिलिट्री के हाथ में, मिलिट्री के हाथ में कैसे? क्योंकि मिलिट्री में इससे पहले जो अपॉइंटमेंट थी वो थी 5:1 की। 5 इंडियंस थे और 1 ब्रिटिशर था, 1 ब्रिटिशर। तो इन्होंने बोला कि भाई अगर ये रेशो इसी तरीके का रहा ना तो हम माइनॉरिटी में हैं और हमें कभी भी सप्रेस किया जा सकता है। इस बारी तो चलो अच्छी बात है कि हमारे पास में अच्छे वेपन्स थे, अच्छा सिस्टम था कि सारी कंडीशंस हमारी फेवरेबल थी, इस वजह से हम इस रिवोल्ट को हम सप्रेस कर पाए। लेकिन नेक्स्ट टाइम ये लोग जो अंदर बैठे हैं ये सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करेंगे, अगली बार इनके हाथ में कंट्रोल होगा, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने मिलिट्री में रिफॉर्म्स लेके आने की कोशिश की, और वो रिफॉर्म्स क्या लेके आए? 2:1। उन्होंने कहा कि अब से नई अपॉइंटमेंट करो और जो भी लोग हैं उनमें 2:1 बनाओ, 2 इंडियंस 1 ब्रिटिशर, इस तरीके का रेशो होना चाहिए ताकि हम डिवाइड कर सके। ऊपर से ये जो भी हमारे पास में बटालियंस बनेंगी उनको रिलीजन के बेस पे भी डिवाइड कर दो, रिलीजन वाइज अलग अलग, गोरखा, सिख रेजिमेंट, ठीक है। इस तरीके से आपको अलग अलग रेजिमेंट्स की क्रिएशन करनी पड़ेगी ताकि लोग डिवाइड हो जाए, रिलीजन के बेस पे डिवाइड हो जाए, एक दूसरे के सपोर्ट में ना आए, ठीक है, लोग अपने ही रिलीजन में उलझे रहे। इस तरीके का उन्होंने क्रिएशन करने की शुरुआत की। फिर कुछ ऐसे लोग थे जो वहाँ पे इंडिपेंडेंट, एक तरीके से हम बात करें तो वो बैठे हुए हैं, ठीक है। तो उनके साथ में कुछ पॉइंट्स बोले गए। उन्होंने कहा कि देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में ले रखा था, टेरिटरी को कब्जा कर रखा है, एक तरीके से हम कब्जा ही कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एनेक्सेशन कर लिए। तो वो जो भी पार्ट है वो तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते अब, ठीक है। लेकिन जो लास्ट में आई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हम इसको खत्म करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये गलत थी, हम भी मानते हैं कि चलो इसको हटा देते हैं, ये पॉलिसी नहीं अपनाएंगे, इस पॉलिसी को हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसको दोबारा से आप कंटिन्यू कर सकते हो, जहाँ पे था वैसे ही रखिए, इसको हटा दो, ठीक है। अब प्रिंसली स्टेट्स की बात आई तो उनको भी टेंशन है कि कल को हो सकता है कि जो ट्रीटीज़ की हुई थी वो तो चलो ठीक, उनको तो बोल दिया, लेकिन कल को क्योंकि कंपनी का बहुत बड़ा पार्ट है इंडिया के ऊपर और ब्रिटिशर्स भी उसको कंट्रोल करके बैठे अब तो ये कभी भी हमारा तो छोटा छोटा रीजन है, तो इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस डिक्लेरेशन में बोला गया कि आगे से नो फर्दर एनेक्सेशन, आगे से कोई भी एनेक्सेशन नहीं होगा, कोई नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई एनेक्सेशन नहीं होगा, कोई टेरिटरी को कंट्रोल करने की बात नहीं होगी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे? जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो जैसे हैं वैसे रहेंगे, उनका कंट्रोल उनकी टेरिटरी पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस उनके साथ रेस्पेक्टफुल हम बिहेव करेंगे, उनके साथ हम अच्छे से बिहेव करेंगे, उनके साथ बैठ के बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के वायदे इस एक्ट में दिखाए गए, 1850 एक्ट में, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? अब ये जो हमारे पास 1857 रिवोल्ट हुआ तो इसमें बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले, लेकिन सारे के सारे क्या है? इंडिया के ऊपर कंट्रोल करने को। अब ये जो रिवोल्ट हुआ, इस रिवोल्ट के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी ऐसे रहे जिनके आगे चल के हमें इंडिया की पॉलिटिक्स में हमें चेंजमेंट देखने को मिलेगा। इंडिया में लोगों में नेशनलिज्म आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो रिवोल्ट होता है 1857 रिवोल्ट, आगे चल के हम समझेंगे इनके बारे में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1857 रिवोल्ट का कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस भी होता है। ये तो एक तरीके से नेगेटिव ही है कि ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल कर लिया। पॉजिटिव क्या रहा? पॉजिटिव ये होगा
कि आगे चल के इस पर 1857 रिवोल्ट पर, जैसे हमने देखा वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली है जो कि इसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करती, या एक तरीके से हम ये कह सकते हैं उन्होंने बॉयकॉट किया था इस रिवोल्ट को कि ये जो रिवोल्ट हो रहा है ये गलत हो रहा है। ठीक है, ब्रिटिशर्स है वो अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने आगे चल के डिस्कशन करना शुरू किया तो इन्होंने देखा कि ये रिवोल्ट एकदम सही था और हम लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन ना करके बहुत बड़ा नुकसान किया। एक तरीके से इन्होंने बहुत सारी यहाँ से बुक्स लिखनी शुरू की, इन पर पोएट्रीज लिखना शुरू किया, लोगों को अवेयर करना शुरू किया और लोगों को इनके बारे में बताना शुरू किया कि जो 1857 रिवोल्ट हुआ उस रिवोल्ट की क्या इंपॉर्टेंस रही। लोगों ने जब इस चीज़ को जाना, लोगों ने समझा, तो लोगों के अंदर नेशनलिज्म इस बात से निकल के आता है और वो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा आगे लोग इकट्ठा होना शुरू होंगे कि आगे से जब भी आपको कोई भी रिवोल्ट करना है या कोई भी मूवमेंट करना है, आप कोई चेंज लाने की कोशिश करोगे तो उसके लिए आपको टुकड़ों में नहीं, आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, उसके लिए एक गांठ में बंधना पड़ेगा सभी को, तब जाके आप उस मोमेंट को सक्सेसफुल बना सकते हो। आपके ऊपर बहुत, यहाँ पे हमें बहुत सारी आगे थ्योरीज देखने को मिलेंगी, लाइक ड्रेन वेल्थ थ्योरी देखने को मिलेगी कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर हमारा इतना बुरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन किया कि जितना भी हम जो सोने की चिड़िया कहलाते थे, आज हमारे पास इन्होंने इतनी बुरी हालत कर दी है कि हमारे पास खाने को अनाज नहीं बच रहा है, सब कुछ कमर्शियलाइजेशन कर दिया। तो वो सारा खेल अब कौन खेलेगा? वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास। इस रिवोल्ट के बाद निकल के आएगा, इसी रिवोल्ट के बाद लोग इकट्ठा होना शुरू होंगे क्योंकि छोटी छोटी पार्टियां यहाँ पे बढ़ रही है। तो इन्होंने सोचा कि हमें एक छत्र में आना चाहिए, तब हमें देखने को मिलेगा कांग्रेस निकल के आती है, एक बड़ी पार्टी के रूप में निकल के आएगी जहाँ पे लोग एक छत्र के नीचे खड़े होंगे और फिर वहाँ से डिस्कशन होना शुरू होगा। वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इंडिया की सोसाइटी में चेंज आएगा। ये जो छोटी छोटी या रीजनल पार्टीज़ हैं वो इकट्ठा होना शुरू होंगी, एक एक करके सभी को डिस्कशन करेंगे। पर छोटा सा एक बैकग्राउंड आप जान लीजिएगा, 1857 रिवोल्ट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से लोगों में अवेयरनेस आई, यहाँ के कुछ एग्जाम्पल्स जो लोगों के दिमाग में उतरना शुरू होंगे और वही एग्जाम्पल्स आगे चल के लोगों के अंदर नेशनलिज्म को जगाएंगे, नेशनलिज्म की भावनाओं को, फीलिंग्स को बाहर लेके आएंगे और लोग वहीं से एक्सट्रीमिस्ट बनेंगे, कुछ लोग रिवॉल्यूशनरी बनेंगे। उनका रीज़न सारा 1857 रिवोल्ट ही होगा। ठीक है, तो ये रिवोल्ट फेल हुआ ज़रूर है, लेकिन इस रिवोल्ट के आगे कॉन्सिक्वेंसेस हमें बहुत बड़े दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये है हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।